स्वागत है दोस्तों आपका मनी ट्रेड मंत्रा में। तो ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस का तीसरा लेक्चर है। और पहले जो दो लेक्चर थे वो थे, एक फर्स्ट चार्टिंग के ऊपर और सेकंड था ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो ट्रेंड लाइन पे हम लोगों ने एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, दैट इज ट्रेंड लाइन से जो है हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने में काफ़ी मदद मिलती है। तो आज के लेक्चर में, जो कि थर्ड लेक्चर ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस है, हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो जानते हैं आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है बेसिकली? तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर बात करें, सिंपल थिंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक प्राइस की एक ऐसी रेंज है जिसके बीच में प्राइस काफी देर तक फ्लक्चुएट हो सकता है। और सिंपल टर्म में बोले तो सपोर्ट एक वो पॉइंट है जहां से जो मार्केट काफी गिर रहा था, उसके बाद में मार्केट की जो स्टॉक की जो प्राइस है वो बढ़ सकती है। और रेजिस्टेंस वो होता है जब कंटिन्यूसली मार्केट बुलिश हो, जो स्टॉक की प्राइस बुलिश हो, बढ़ रही हो और रेजिस्टेंस पॉइंट के पास पहुंचे, तो फिर वहां से वो रिवर्सल ले सकती है। तो सिंपल थिंग इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द it is related with the buyers, the dominance of buyers or sellers is represents the dominance of buyers or sellers। सिंपल बात करेंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जो है आपको जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस होते हैं जो मीट करते हैं उस पॉइंट पे, उस जंक्शन पे, तो वो जो पॉइंट्स होते हैं बेसिकली उसको हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सपोर्ट कब बोलेंगे हम लोग? सपोर्ट कब होता है? जब सेलिंग बहुत ज्यादा हो चुका रहता है और मार्केट बहुत जो होता है वैल्यू काफी कम हो जाता है अपना स्टॉक का प्राइस, पर्टिकुलर चीज का प्राइस, उसके बाद में बायर्स डोमिनेट होना स्टार्ट कर देते हैं। और रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है कि वहां पे कंटिन्यूसली स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा होता है, लेकिन शायद हो सकता है कि प्रीवियस पॉइंट की वजह से उस पॉइंट से जो प्राइस होती है स्टॉक की वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका एक एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है, एक बॉल लेते हैं आप, टेनिस का बॉल लेते हैं, उसको आप फ्लोर पे अगर इसको मारेंगे तो वो डेफिनेटली कुछ वो बाउंस करके कुछ हाइट तक, पर्टिकुलर हाइट तक वो ऊपर जाएगा, उसके बाद में वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो नीचे वाला जो पोर्शन था, जो सॉइल है बेसिकली, जो फ्लोर है अपना, उसको हम लोग बोलेंगे सपोर्ट। और जिस मैक्सिमम पॉइंट जहां तक वो हाइट पे गया था, बॉल बाउंस हुआ था, उस पॉइंट को हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे। तो बेसिकली ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, बेसिकली एक बैंडविड्थ है जिससे प्राइस का बैंडविड्थ होता है, एक नेचुरल बाउंड्री होता है फॉर राइजिंग एंड फॉलिंग प्राइसेस। सिंपल टर्म, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके आप कब मार्केट में एंट्री करनी है, कब बाय करना और कब सेल करना, ये आप कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस? जैसे हम लोगों ने बोला, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जो सिग्निफिकेंस होता है और सप्लाई एंड डिमांड, वो हम लोग हाईलाइट करते हैं इससे। और एक वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे सप्लाई और डिमांड मीट होता है। सिंपल थिंग में सप्लाई और डिमांड मीट होता है। तो सप्लाई क्या है? सप्लाई क्या होता है? सप्लाई synonymous is basically similar to what we can say bearish mode, bears और selling। सप्लाई तब हम लोग कब कहते हैं कि जब मार्केट बेरिश होता है, बियर्स और सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, एक्टिव होते हैं। डिमांड कब होता है? जब हम लोग बोलते हैं कि ऑलरेडी जो मार्केट बुलिश है और बुल्स और बाइंग यहाँ पे काफी ज्यादा देर चली हुई है। तो वो सप्लाई मतलब यू कैन से द सेलिंग, और डिमांड मतलब बाइंग। जैसे डिमांड बढ़ता है, किसी भी चीज का डिमांड बढ़ता है, प्राइस मूव होता है। और सप्लाई जब बढ़ता है तो प्राइस डाउन होता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल ये है, कुछ दिनों पहले प्याज 100-150 रुपए चला गया था, तो उस टाइम पे क्या हुई था, इतना इतना हायर क्यों था? उस टाइम पे जो डिमांड थी बढ़ी हुई थी और सप्लाई कम थी। डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, इसलिए प्याज के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। तो सिमिलरली उसमें डिमांड ज्यादा थी, तो और इसलिए उसका जो प्याज का जो दाम था वो बढ़ रहा था। सिमिलरली अभी भी आप देखिए, उसके बाद उसका जो प्याज का दाम है वो कम होना स्टार्ट हो गया, बहुत कम हो रहा है, अभी 20-30 रुपए चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी सप्लाई बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा और डिमांड ठीक ठाक है, उतनी ही डिमांड में कुछ ज्यादा चीज नहीं है। मेन थे अपना सप्लाई में, यहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी प्राइस जो है कम हुई है। तो जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ती, जब डिमांड बढ़ती है तब प्राइस भी बढ़ती है, और जब सप्लाई बढ़ती है तब प्राइस डिक्लाइन होती है। और ये जो दो पॉइंट्स होते हैं, सप्लाई और डिमांड, इसके ऊपर अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रीजन डिपेंडेंट होता है। और दूसरा, तो अभी हम लोग जानते हैं मोर अबाउट सपोर्ट। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां पे डिमांड सबसे ज्यादा होती है, और इतनी ज्यादा होती है कि वो जो प्राइस होता है उसको मतलब ज्यादा नीचे जाने से बचा लेती है। मतलब सपोर्ट इज अ प्राइस लेवल एट विच डिमांड इज strong enough to prevent the price from declining further।
सपोर्ट में मार्केट काफी गिरा है, बहुत ज्यादा गिरा है, काफी उसकी स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो उसके बाद में क्या रहेंगे, सेलर आ जाएंगे, बायर्स आ जाएंगे, सॉरी बायर्स आ जाएंगे, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गई है तो बायर्स आ जाएंगे, और बायर फिर उनको उस पॉइंट से उसको उसका जो स्टॉक का जो प्राइस है उसको ऊपर उठाना स्टार्ट कर देंगे, दैट इज वी कॉल्ड एज अ सपोर्ट। तो जिस प्राइस पे मतलब जितना टाइम पे जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस है, जो सपोर्ट तक लेवल तक पहुंचती है, तो इट इज बिलीव्ड एंड दैट डिमांड विल बी स्ट्रॉन्गर देन सप्लाई। तो उस पॉइंट पे सपोर्ट लेवल पे क्या हो जाता है कि डिमांड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है सप्लाई से, और प्राइस फिर गिरने नहीं देती है। सिंपल थिंग, सपोर्ट लेवल पे क्या होता है कि डिमांड इज स्ट्रॉन्गर देन सप्लाई एट सपोर्ट लेवल, और जिसकी वजह से प्राइस जो है, स्टॉक का प्राइस ज्यादा और नहीं गिरता। तो सपोर्ट क्या है मतलब, तो अगर प्राइस डिक्लाइन टुवर्ड्स सपोर्ट, अगर इसकी तरफ प्राइस ये जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसका मतलब प्राइस अगर सपोर्ट की तरफ बढ़ता है तो क्या रहेगा, सपोर्ट जो बायर्स हैं, स्टॉक बायर्स, उनको लगेगा कि नहीं अभी ये ऐसा जो था पहले भी हो चुका है, ये जो था बेसिकली सपोर्ट, इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास मार्केट पहले भी ऊपर जा चुका है, तो बायर्स फिर उस पॉइंट पे आके बायर्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो बायर्स विल बी मोर इंक्लाइन टू द बाय, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो स्टॉक का जो प्राइस है काफी कम हो चुका है इस पॉइंट पे, और अब इसमें रिवर्सल हो सकता है, तो इसलिए बायर्स आ जाते हैं, और वो जो मार्केट है वो थोड़ा सा वहां से पॉइंट जो है स्टॉक के प्राइस वहां से बढ़ने लगते हैं। और सिमिलरली सेलर की बात करें तो उस पॉइंट पे सेलर फिर कम चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे ज्यादा अभी मार्केट गिरेगी नहीं, इसके बाद में मार्केट अभी सही है, हो सकती है कि बढ़ जाए, तो इसलिए शेयर यहाँ पे थोड़ा पैसिव हो जाते हैं। तो सपोर्ट लेवल पे डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, ठीक है। तो ये हो गया आपका सपोर्ट के बारे में क्राइटेरिया, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अभी। तो सिंपल थिंग है, सपोर्ट के बाद में जो प्राइस गिर रहा होता है उसके बाद में वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अभी रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या है कि जिस पॉइंट पर the resistance is a price level at which selling is thought to be strong enough to prevent price from further rising further। सिंपल चीज है। तो अगर ये वाला सपोर्ट रीजन अगर आपका है, और ये आप सॉरी रेजिस्टेंस रीजन है, ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे प्राइस कम हुआ, तो इस पॉइंट पे क्या था, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, और यहाँ से फिर बायर्स एक्टिवेट हो गए, उन्होंने मार्केट ऊपर लेके गए, तो एक ये पॉइंट आया, तो यहाँ पे फिर एग्जैक्टली अपोजिट होगा, यहाँ पे सप्लाई विल बी मोर, क्योंकि अभी काफी ज्यादा यहाँ पे बुलिश मतलब काफी बायर ने काफी ले लिया है, तो अभी उनको लग रहा है कि इस पॉइंट से अभी मार्केट गिर सकता है यहाँ से, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से अभी बेटर है टू एग्जिट। इस पॉइंट पे क्या होगी, जो बायर्स थे वो फिर अपना जो पोजीशन थे उनको सेल करके दे विल एक्ट एज अ सेलर, वहां पे फिर सेलिंग ज्यादा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। सिंपल थिंग, यहाँ पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, यहाँ पे फिर से प्राइस यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सप्लाई इज ग्रेटर देन यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे बायर्स एक्टिवेटेड, यहाँ पे बायर्स काफी डोमिनेंट थे, और यहाँ पे हमारे सेलर्स काफी डोमिनेंट रहेंगे। ओके, तो ये था रेजिस्टेंस और सप्लाई, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ सप्लाई और रेजिस्टेंस लेवल, मतलब ये जो सप्लाई और रेजिस्टेंस लेवल है, ये कैसे मतलब पता लगता है, मतलब क्यों कितनी देर तक रहते हैं, क्या रहता है इनका, हम लोग जानते हैं स्ट्रेंथ में, तो जितना टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, पर्टिकुलर जो प्राइस रेंज है, वो जितनी ज्यादा देर it acts as a support or resistance, then the chances the breakout or breakdown will be more। मतलब जितना ज्यादा देर that particular point will act as a support or resistance, उसके वो पॉइंट तोड़ के अपोजिट जाने में, मतलब ब्रेकआउट देने में और ब्रेकडाउन देने में उतनी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा पॉइंट इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट, वो जो सपोर्ट टूटेगा, जितना ज्यादा टाइम वो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस पर्टिकुलर पॉइंट, चांसेस ऑफ ब्रेकिंग दैट रेजिस्टेंस विल बी मोर, काफी बड़ा ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। तो बेसिकली हम लोग ये वर्ड यूज कर रहे हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, तो हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे। तो क्या होता है फिर जब ये हो जाता है, जब पर्टिकुलर पॉइंट है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसा अभी ये पर्टिकुलर पॉइंट है सप्लाई, और ये तुम्हारा सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस,
तो ये पॉइंट था, यहाँ एक दो बार हो गया और ये तीसरी बार अभी होने वाला था। तो ये 3 बार इसने इसके पास में सपोर्ट के पास इसने टच किया हुआ है, ये जो प्राइस लेवल है 3 बार उसने टच किया हुआ है। तो चांसेस ऑफ ब्रेक डाउन, जब सपोर्ट ब्रेक होके प्राइस नीचे गिरता है, जब सपोर्ट ब्रेक होके प्राइस नीचे गिरता है, देन वी कॉल इट एज अ ब्रेक डाउन। सिमिलरली अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा ऊपर जा रहा था, रेजिस्टेंस के बाद जितना टाइम वो बिताएगा और रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाने का चांसेस उतना ज्यादा रहेगा। तब क्या होगा, मतलब सपोज अभी मानते हैं कि ये जो सपोर्ट है उसने सपोर्ट ब्रेक किया है, मानते हैं लेट्स अज्यूम दैट कि उसने सपोर्ट एक दो और तीसरे में उसने सपोर्ट ब्रेक किया है, देन इन दैट केस दिस सपोर्ट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ये जो सपोर्ट है इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, तो एक नया रेजिस्टेंस बन जाएगा और सपोर्ट फिर एक दूसरा नीचे में एक सपोर्ट हमें बनाना पड़ेगा उस कुछ टाइम के लिए। तो इस तरह से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा स्टॉक उस पर्टिकुलर सप्लाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास, उतने ज्यादा ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम लोग काफी देर से कह रहे हैं ये, तो एक एग्जांपल ये हो गया। तो यहाँ पे इसने एक पॉइंट यहाँ पे एक टच किया हुआ था, दूसरा नियरली इस पॉइंट पे टच करके गया था और तीसरा इस पॉइंट पे टच किया, हल्का सा हॉल्ट किया, फिर इसके बाद में वापस जब यहाँ पे आया तो फिर यहाँ से उसने एक बहुत ज्यादा इसने ब्रेक डाउन दिया। तो ब्रेक डाउन मतलब जब मार्केट सपोर्ट को तोड़ के नीचे गिरता है, देन वी कॉल इट एज अ ब्रेक डाउन। और सिमिलरली यहाँ पे फिर एक पॉइंट पे इसने ये किया, दो तीन और काफी देर तक यहाँ दो दो तीन बार यहाँ पे जो पॉइंट है ऊपर के पॉइंट पे रहा, ये इस नए रेजिस्टेंस के पास रहा, तो ये फिर से इसने नया रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। तो इस तरह से बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग कहते हैं इसको। तो बेसिकली क्यों है, क्यों मतलब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये कैसे हो रहा है, मतलब क्यों रहते हैं ये बेसिकली ट्रेडिंग मार्केट में, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये नथिंग बट ये जो पीपल जो ट्रेडर होते हैं अपने मार्केट के, उनकी मेमोरी में रहता है और उनको पता होता है कि ये पर्टिकुलर 11,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टूट गया तो फिर मार्केट ऊपर है, 11,000 का लेवल अगर नीचे गिरा दिया तो मार्केट और गिरेगा। तो एक बेसिकली एक मेमोरी होती है, एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर एक कुछ ना कुछ उनसे अटैचमेंट होती है, तो उसकी बेसिकली उसी पॉइंट की वजह से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। एक ये एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे आप, सपोज ये मार्केट हो चुका है कुछ दिनों पहले, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे कहीं पे हैं, सो दिस इज आवर करंट सिचुएशन। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय करके रखा था, यहाँ पे बायर्स बने हुए थे, उन्होंने उस पॉइंट जैसे इस पॉइंट पे आने लगता है, क्योंकि बायर को पता है ये जो पॉइंट था इस पॉइंट से एक डिक्रीज फॉल इन द प्राइस देखा गया था, तो प्रिकॉशन और पैनिक में होके बेसिकली यहाँ से इस पॉइंट से फिर वो जो बायर्स है वो जो अपनी पोजीशन से वो सेल कर देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग को लगता है नहीं फिर से बढ़ सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट होता है, और फाइनली अगर इस पॉइंट को उसने जितनी देर ज्यादा रहेगा, इस पॉइंट पे उसने करने की कोशिश किया है, थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेलर ही डोमिनेट हो, काफी बड़ा उसने ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट उसने टच किया था, दैट इज वी कॉल इट एज अ रेजिस्टेंस, ये ऊपर वाला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट पे टच किया और फिर जब यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे जब आया तो तीसरे पॉइंट पे इसने फिर ब्रेकआउट उसने दे दिया, यहाँ पे वो जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको उसने ब्रेक कर दिया है। तो दैट इज वी कॉल्ड एज अ ब्रेकआउट। जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस अप जाती है स्टॉक की, तो हम लोग उसको ब्रेकआउट कहते हैं। ये जो रेजिस्टेंस था देन इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट, तो रेजिस्टेंस इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो ब्रेक डाउन जो हम लोग कब से कह रहे हैं कि ब्रेक डाउन, और तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। ब्रेक डाउन क्या है, जब प्राइस सपोर्ट की तरफ काफी देर आता है, दो तीसरे जब ये प्राइस जो होता है किसी स्टॉक की जो प्राइस होती है अगर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाएगी, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ब्रेक डाउन। सपोर्ट को ब्रेक किया जा रहा है तो हम लोग उसको करेंगे ब्रेक डाउन, और इन दैट केस द सपोर्ट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रेक डाउन। अभी नेक्स्ट है ब्रेकआउट। तो इसने ये सपोज ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस की लाइन है, तो यहाँ पे इसने एक बार सेकंड जितनी ज्यादा देर प्राइस उस रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर लेवल के पास रहेंगी, चांसेस ऑफ ब्रेकिंग दैट वैल्यू इज मोर। तो इसने 3 बार रेजिस्टेंस लेवल के पास प्राइस रही है, तो फोर्थ टाइम इसने फिर ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट मींस व्हेन इट इज ब्रेकिंग द रेजिस्टेंस लेवल एंड मूविंग अप।
देन इट इज कॉल्ड एज अ ब्रेकआउट। तो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट, तो ये दो चीजें थी। तो सप्लाई डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं शेयर मार्केट में। बेसिकली इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इसको आपको एक एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट का आपको एक फायदा मिल सकता है। बेसिकली अगर सपोज इस पॉइंट से अगर ये हल्का सा ऊपर जाने लगा था, तभी सबको पता था कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी पर्टिकुलर, यहाँ पे काफी देर तक रेजिस्टेंस के पास रही थी प्राइस। तो यहाँ पे अगर कोई लोग बाइंग किए, उनको लगा होगा कि यहाँ पे नहीं, अभी काफी देर इस यहाँ पे रही है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। तो यहाँ पे फिर एक शार्प रैली देखने को मिला है। तो उसका एक फायदा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जानने का, टू टू नो द बाइंग एंड सेलिंग पोजीशंस। तो भी हम लोग इनके रिमार्क जो कंक्लूजन है बेसिकली स्टडी का, तो बेसिकली सप्लाई और रेजिस्टेंस इज नथिंग बट, सॉरी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नथिंग बट the, what you can say, the quantity of this demand and supply. That's it. This is the comparison of the quantitative demand of the supply and demand. The potential support and resistance zones develop at the previous highs and lows and close to the trend line. Generally ये जो भी support और resistance zone होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे बनते हैं? क्योंकि ये जो बेसिकली जो पॉइंट्स हैं, these are nothing but the price value that we have determined from the technical analysis, different technical analysis. So what are those technical analysis? First one is a trend line, second one is a moving average. moving average different type के होते हैं, 20, 50, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग नया लेक्चर बनाएंगे। और कुछ डिफरेंट पॉइंट्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और अलग अलग कुछ होते हैं, जैसे डब्ल्यू पी वैप होता है। तो इस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। तो इन पॉइंट्स के ऊपर ही ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आसपास ही बेसिकली ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। और जितनी देर सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो पर्टिकुलर प्राइस एक्ट करेगा, उसके चांसेस रहेंगे उतने ज्यादा उसको ब्रेक करने के। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और आपको काफी इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आपको किसी कोई कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप moneytrademantra@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं हमें। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। और हम दुआ करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे कि आपका जो MTM है ट्रेडिंग में वो बढ़ता जाए और हमेशा ग्रीन रहे। धन्यवाद।